एक्टिवेट हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत इजी आ जाएगा। देखो आपका बेसिकली प्रोटीन काइनेज ए का हम लोग स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ रहे हैं। 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं, 2 कैटालिटिक सब यूनिट होती हैं। कैटालिटिक सब यूनिट को आपको एक्टिवेट कराना है, ठीक है। कैटालिटिक सब यूनिट को आपको क्या कराना है, एक्टिवेट कराना है। तो ये AKAP एक डाइमराइजेशन प्रोटीन है, तो जो रेगुलेटरी सब यूनिट्स है वो एंकर्ड है AKAP पर, ठीक है। और रेगुलेटरी सब यूनिट्स ने कैटालिटिक सब यूनिट को बाइंड किए हुए है। जब रेगुलेटरी सब यूनिट कैटालिटिक सब यूनिट को छोड़ेगा तभी कैटालिटिक सब यूनिट फ्री होगा और तब पीकेए जाके एक्टिवेट होगा। अब क्या होता है कि एक पीकेए के लिए 4 सीएमपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो 2 सीएमपी एक रेगुलेटरी सब यूनिट पे बाइंड करेंगे, 2 सीएमपी एक सब रेगुलेटरी सब यूनिट, तो टोटल हमें 4 सीएमपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो और ये जो 4 मॉलिक्यूल जो है सीएमपी के बाइंड होते हैं कोऑपरेटिव फैशन में एक साथ, मतलब बाइंड होते जाएंगे, कन्फर्मेशनल चेंज होता जाएगा और रेगुलेटरी सब यूनिट में जब कन्फर्मेशनल चेंज आएगा तो कैटालिटिक सब यूनिट क्या है, अलग हो जाएंगी। बताओ सबको समझ आया पीकेए का स्ट्रक्चर? किसी को कोई डाउट? बोलो कुछ। नो मैम। सबको समझ आ गया ना? यस मैम। यस हाँ हाँ, मैं एक बार और बोल रही हूँ, आई थिंक काफी बच्चों को दिक्कत है। देखो पीकेए में टोटल 4 सब यूनिट्स है, 2 यूनिट है रेगुलेटरी की, 2 है कैटालिटिक की। जो 2 रेगुलेटरी यूनिट्स हैं उन्होंने बाइंड किया हुआ है कैटालिटिक सब यूनिट को, उन्होंने फ्री नहीं किया हुआ। अब ये यूनिट्स कैटालिटिक जो सब यूनिट्स हैं ये फ्री कैसे होंगी? ये फ्री होंगी CAMP की वजह से। याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ATP CAMP में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल, और इफेक्टर मॉलिक्यूल एडिनाइलिल साइक्लेज ले लो यहाँ पर। और CAMP क्या करेगा, PKA को एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा? तो CAMP आ गया है, ठीक है। तो CAMP क्या करेगा, 4 CAMP, हमें 4 CAMP की रिक्वायरमेंट है एक PKA को एक्टिवेट करने के लिए। तो CAMP 2 CAMP एक रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड होंगे और 2 CAMP दूसरी रेगुलेटरी सब यूनिट में बाइंड होंगे। तो ये जब 4 CAMP बाइंड होंगे कोऑपरेटिव फैशन में तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो कैटालिटिक सब यूनिट अलग होंगी और तब पीकेए जाके एक्टिवेट होगा। तभी मैंने लिखा था कि C जो है कैटालिटिक सब यूनिट जो है एक्टिवेट हो गया है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब भाई किसी को कोई दिक्कत है या आगे चलो? अरे कोई कुछ तो बोल दो। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, याद है हम लोगों ने प्राइमरी मैसेंजर पढ़े थे, प्राइमरी मैसेंजर लाइगेंड्स, ठीक है। तो ये वो है कि क्या क्या लाइगेंड्स हो सकते हैं। देखो ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लाइगेंड दिया होगा और पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगी जैसे आगे, आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं। तो आपको लाइगेंड सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइलिकोलिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में हिस्टामिन, फिजियोलॉजिकल एक्शन में विजन, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी, दिस इज फॉर टेस्ट एंड दिस इज फॉर स्मेल, ठीक है। हार्मोन में एफिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉरएफिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन, ग्लूकागोन एंड ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये सारे लाइगेंड्स हैं, ये सारे प्राइमरी मैसेंजर्स हैं, ठीक है। जब प्राइमरी मैसेंजर बाइंड करेगा रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो L3 लूप जो कांटेक्ट करेगा किसे, आपके G अल्फा प्रोटीन से, तो GTP में एक्सचेंज होगा, GTP में एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, आपका G अल्फा अलग होगा, पैरेलली रन करेगा और क्या करेगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल से जाके इंटरेक्शन शो करेगा। जब कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या होगा आपका, सपोज कीजिए अगर इफेक्टर मॉलिक्यूल एडिनाइलिन साइक्लेज है तो ATP CAMP में कन्वर्ट होगा, CAMP PKA को एक्टिवेट करेगा और बाकी की PKA की कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगी और बाकी की पूरी प्रोसेस रन करेगी।
ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी मैसेंजर ये लाइगेंड्स हैं। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, आगे चलो। अब देखो यहाँ पर हम एक लाइगेंड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझना जा रहे हैं, ग्लूकागोन को लेके। ठीक है, ग्लूकागोन को लेके बहुत इजी एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं। देखो, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बाय पीकेए, ध्यान से देखना। देखो, जब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, कम मीन्स नॉर्मल कंडीशन बात कर रहे हैं हम लोग। अगर नॉर्मल कंडीशन, पहले देखो, अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की, अगर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मली 70 mg पर 100 ml है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हिपेटोसाइट्स के एंजाइम जो होंगे वो इनएक्टिव होंगे। हिपेटोसाइट्स बेसिकली क्या होती है, आपके लिवर की सेल्स जो है, तो हिपेटोसाइट्स के जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, इनएक्टिव। ये कब बात हो रही है, नॉर्मल कंडीशन है, मोर देन 70 mg पर 100 ml आपका क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ब्लड में। लेकिन अगर बात कीजिए कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई, लो कंसंट्रेशन हो गई, मींस लेस देन 70 mg पर 100 ml, अगर आपका ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो गया, तो अब क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है ब्लड में, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और ग्लूकोज कहाँ हमारा स्टोर रहता है, हिपेटोसाइट्स में। हम सबको पता है लिवर की सेल्स में हमारा क्या है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज रहता है। तो देखो अब किस तरीके से एक्टिवेशन होगा, ध्यान से देखना। मैं देखो, अब प्राइमरी मैसेंजर, अभी हमने देखा कि प्राइमरी मैसेंजर क्या है, हमारे ग्लूकागोन। ठीक है, तो देखो लाइगेंड आया। अब आप लोग मुझे पहले ये बताओ कि लाइगेंड कहाँ, किस उस पर बाइंड करेगा, किस हेलिक्स पर, नंबर से जो मैंने बताया था आप लोगों को, 6 और 7 6 एंड 7 पर लाइगेंड बाइंड करेगा। ठीक है, 6 एंड, देखो ध्यान रखना, 6 एंड 7 जो है लाइगेंड बाइंडिंग साइट है, और 5 एंड 6 क्या है, आपकी L3 लूप है, जिसमें ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। ठीक है, तो 6 और 7 से क्या बाइंड करेगा, आपका ग्लूकागोन। ये क्या है आपका ग्लूकागोन। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। पेनक्रियास है, ठीक है, पेनक्रियास में आपकी अल्फा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स जो है रिलीज करती हैं ग्लूकागोन को। अब ग्लूकागोन थ्रू ब्लड स्ट्रीम जाएगा हिपेटोसाइट्स के पास। अच्छा, इस टाइप की सिग्नलिंग को कौन सी सिग्नलिंग बोलेंगे, सुबह पढ़ाई थी मैंने सारी सिग्नलिंग्स। मैम एंडोक्राइन। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जा रहा है। ठीक है, पेनक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज हुआ और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ जा रहा है, ये आपकी कौन सी सेल है, हिपेटोसाइट की, लिवर की सेल है। ठीक है, तो ये किस टाइप की सिग्नलिंग को फॉलो कर रहा है, एंडोक्राइन। मैंने बताया था थंब रूल की तरह याद रखना कि ब्लड स्ट्रीम को यूज करेगा तो वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग होगी। याद ही नहीं है कुछ, बस सोते रहेंगे दिन में। देखो, अब ग्लूकागोन बाइंड कर गया। ठीक है, ये जीपीसीआर का रिसेप्टर है, इसके 6 एंड 7 पोजीशन पर क्या हुआ, बाइंड कर गया ग्लूकागोन। अब जब ग्लूकागोन बाइंड करेगा तो क्या होगा, बताओ। मैम L3 लूप जो होगा वो G अल्फा से कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। अब पहले तो मैं L3 लूप को कर दूं, पहले कंफर्मेशनल चेंज तो करोगी नहीं रिसेप्टर में, हैं? सॉरी मैम। पहले मैंने बताया था, पहले कंफर्मेशनल चेंज होगा रिसेप्टर में, तो कंफर्मेशनल चेंज होगा रिसेप्टर में। ठीक है, लाइगेंड ने जैसे ही बाइंडिंग की रिसेप्टर से, रिसेप्टर में क्या हुआ, लाइगेंड ने जैसे ही बाइंडिंग की रिसेप्टर, लाइगेंड ने जैसे ही बाइंडिंग की रिसेप्टर से, रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज हुआ। ठीक है, देन क्या होगा, देन क्या होगा बोलो भाई। फिर L3 जो होगा G अल्फा से कांटेक्ट करेगा। हाँ, L3 लूप कांटेक्ट करेगा G अल्फा से। ठीक है, L3 लूप जब कांटेक्ट करेगा तो GDP GTP में एक्सचेंज होगा। ठीक है, GDP GTP में एक्सचेंज होगा तो अल्फा की जो एफिनिटी है वो कम होगी या ज्यादा होगी बीटा गामा के लिए, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। जी अल्फा की एफिनिटी कम हो जाएगी बीटा गामा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका G अल्फा।
विद जीटीपी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो होता है हमारा एडिनाइलिन साइक्लेज। कौन सा होता है? ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? एडिनाइलिन साइक्लेज, AC से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो अब क्या होगा? ATP CMP में कन्वर्ट होंगे। CMP क्या है? आपके सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। CMP क्या करेगा? PKA को एक्टिवेट करेगा। यस मैम। PKA की कैटालिटिक सब यूनिट क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई, ठीक है। एक्टिवेट हो गया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो PKA के बाद का रूल। यहाँ पर आ जाओ, ये देखो PKA, ठीक है, प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करेगा? PKA फॉस्फोराइलेज काइनेज, PPK, फॉस्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव था, उसे एक्टिवेट करेगा। PKA क्या है? काइनेज है, फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो क्या करेगा वो? फॉस्फोराइलेज काइनेज पर फॉस्फोराइलेशन करेगा। ये देखो, ये दिख रहा है फॉस्फोराइलेशन किया है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, PKA क्या करेगा? PPK को एक्टिवेट करेगा। देखो ध्यान से समझो, नॉर्मल कंडीशन में एंजाइम्स इनएक्टिव थे। नॉर्मल कंडीशन में भाई हमें जरूरत ही नहीं है, क्यों हम जबरदस्ती ग्लूकोज को तोड़े। लेकिन जब हमारी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होने लगी तो अब हमें ग्लूकोज को मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज में, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जो एंजाइम इनएक्टिव थे उन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जो PKA है एक काइनेज है। काइनेज का मैंने सुबह रूल क्या बताया था? फॉस्फोराइलेशन का। सेरीन थ्योरेनिन काइनेज है PKA। तो PKA क्या करेगा? फॉस्फोराइलेज काइनेज जो कि इनएक्टिव है उसे एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा? बाय फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब क्या हो गया आपका? PPK एक्टिवेट हो गया, फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। देन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इनएक्टिव है, PPK क्या करेगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा। पहले क्या हुआ? पहले PKA ने किसे एक्टिवेट किया? PPK को, फॉस्फोराइलेज काइनेज को। देन PPK जब एक्टिवेट हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया, और PPK क्या है? एक काइनेज है, ठीक है। ये भी फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा? बाय फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ये क्या है? एक काइनेज है, फॉस्फोराइलेज काइनेज। तो ये क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जब एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा? जो हिपेटोसाइट्स में, ये अगर लिवर की सेल है, इसमें ग्लाइकोजन ठूस के भरा हुआ है, तो ये ग्लाइकोजन को क्या करेगा? तोड़ेगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। समझ आई इतनी बात या नहीं? बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलो जरा, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, पहले यहाँ पर ये और चलो। देखो यहाँ पर PKA ने जब फॉस्फोराइलेशन किया तो क्या हुआ? एंजाइम इनएक्टिव से एक्टिवेट हुए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब PKA यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन करेगा, ग्लाइकोजन सिंथेस पर फॉस्फोराइलेशन करेगा, तो ग्लाइकोजन सिंथेस क्या हो रहा है? इनएक्टिव हो रहा है। क्या हो रहा है? इनएक्टिव। देखो अब ग्लाइकोजन सिंथेस को हमें इनएक्टिव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है। तो अब बॉडी क्या कहेगी कि भाई ग्लाइकोजन को रोको और ग्लूकोज को बनाना शुरू करो। भाई ग्लाइकोजन को रोको, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोको और ग्लूकोज का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, ठीक है। तो जो सिंथेस मीन सिंथेसिस, तो जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही थी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव था, ठीक है, तो प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा? इसे फॉस्फोराइलेट करेगा, और फॉस्फोराइलेट होने की वजह से क्या होगा? ग्लाइकोजन सिंथेस इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेसिस रुक जाएगी, और ये इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो जाएगा? आपका ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूं, बताओ अगर तुम लोगों को नहीं समझ आया हो तो।
कोई भी ऐसा बच्चा, देखो शर्माओ मत। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, हम तो भैया बड़े परेशान हैं। आ गया मैम। आ गया आ गया मैम। सबको आ गया ना? सेकेंड ईयर यस मैम। चलो यस मैम। आ गया। अब आ जाओ इधर पीछे लौट के, देखो ध्यान से देखना। वो कलर चेंज कर दो कुछ अच्छा सा। हाँ देखो यहाँ पी के ए के स्टेप तक हम पहुंच गए, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। पी के ए की कैटलिस्ट, अभी हमने पीछे देखा, ठीक है। पीपीके क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। पीपीके क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी को एक्टिवेट करेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए को एक्टिवेट करेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ेगा और ग्लूकोज क्या करेगा, बाहर जाएगा। ध्यान से सुनना, ग्लूकोज ये क्या है, हिपेटोसाइट है, लिवर की सेल है ना। अब इसे बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए ट्रांसपोर्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टर का। और कौन सा ट्रांसपोर्टर, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का, ग्लूट का यूज किया जाता है। ये जो हिपेटोसाइट से कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जाएगा, किसकी हेल्प से, ग्लूट की हेल्प से। ग्लूकोज ग्लूट की हेल्प से ये बाहर निकल पाएगा। बात समझ आ रही है? और जो ये ग्लूट 2 है, ग्लूट 2, ये याद रखना, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 1 to 14 ग्लूट मिलते हैं। ग्लूट 2 एक ऐसा, ह्यूमन बॉडी में 1 से 14 तक ग्लूट मिलते हैं। ग्लूट 2 एक ऐसा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो बाई डायरेक्शनल है। ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो क्या है, बाई डायरेक्शनल। क्या पता इंटरव्यूअर कभी पूछ ले एग्जाम में। बताओ अभी किसी को कोई दिक्कत हो पूरे इसमें, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बाय पीकेए। चलो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुनो मेरी बात। नॉर्मल कंडीशन में जब ग्लूकोज आपका ब्लड में मोर देन 70 mg पर 100 ml होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हिपेटोसाइट्स के सारे एंजाइम, हिपेटोसाइट्स बेसिकली आप लिवर की सेल्स को बोलते हैं, तो हिपेटोसाइट्स के सारे एंजाइम्स इनएक्टिव रहेंगे। हिपेटोसाइट्स में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हिपेटोसाइट्स में क्या होता है, लिवर के सेल्स में आपका ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। ग्लूकोज की फॉर्म में आपका ग्लूकोज स्टोर हम नॉर्मली नहीं कर सकते, तो उसे स्टोर करते हैं हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो हिपेटोसाइट्स में आपके क्या रहता है, ये स्टोर है, ठीक है। अब क्या है, अगर ब्लड में 70 mg से कम पर 100 ml, 70 mg से कम ग्लूकोज रह गया तो हिपेटोसाइट्स के एंजाइम एक्टिवेट करने पड़ेंगे। और क्यों एक्टिवेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया है। और ग्लूकोज कम हो गया है तो पैनक्रियास के अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को रिलीज करेंगे। ग्लूकागॉन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हिपेटोसाइट्स के सेल के पास आएगा और जीपीसीआर के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे ही बाइंडिंग करेगा, ग्लूकागॉन एक प्राइमरी मैसेंजर है, बाइंड करेगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होगा। रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो ये L3 लूप है जो कि लॉन्गेस्ट लूप है, जिसमें प्रॉपर्टी होती है ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की, जो जीटीपी को जीडीपी में एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो L3 लूप कांटेक्ट करेगा जी अल्फा से। जब ये जी अल्फा से L3 लूप कांटेक्ट करेगा तो जीडीपी जीटीपी में एक्सचेंज हो जाएगा। अब जीटीपी आ गया तो L3 लूप जी अल्फा की एफिनिटी बीटा गामा के लिए कम हो जाएगी। तो जब जी अल्फा जीटीपी के साथ एडिनाइलिन साइक्लेज से कांटेक्ट करेगा, एटीपी सीएएमपी में कन्वर्ट होगा। सीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर है। सीएमपी आपका एक्टिवेट करेगा पीकेए को। पीकेए क्या करेगा, फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करेगा। कैसे, फॉस्फोराइलेशन करके, ठीक है। फॉस्फोराइलेज काइनेज क्या करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी को एक्टिवेट करेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए को एक्टिवेट करेगा। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ेगा। अब ये जो ग्लूकोज है ये बाहर निकलेगा ग्लूट की हेल्प से। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूट 2 बाई डायरेक्शनल होता है और बाकी के ग्लूट्स होते हैं 1 to 14 ह्यूमन में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लूट हमें डिस्कस नहीं करने, सेल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे ग्लूट डिटेल में। अब ग्लूकोज जो है ब्लड में जाएगा और जो
नॉर्मल करेगा कंडीशंस को, उसकी जो कंसंट्रेशन है जो कम हो गई थी उसे नॉर्मल करेगा। ठीक है, अब आगे चले बच्चों, सबको समझ आ गया? यस मैम। यस, चलो Yes, ma'am. अब आगे चलो क्वेश्चन की तरफ। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो फिर आगे चलेंगे। ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द रिसेप्टर फॉर एफिनेफ्रिन इज अ, मैंने बताया ना कि आपको प्राइमरी मैसेंजर या लाइगेंड्स दिए जाएंगे और आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वो किस सिग्नलिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, सेरिन थ्योरेनिन काइनेज रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और लाइगेंड एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बताओ, बोलो भाई बोलो, शर्माओ मत। ऑब्वियसली सी ऑप्शन। जी प्रोटीन। सी ऑप्शन। हाँ, जी प्रोटीन, वेरी गुड। ठीक है, जी प्रोटीन होगा। किसी को कोई दिक्कत? अभी लिखवाया है मैंने एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, एडीएच, ठीक है, ये सारे एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन सारे याद होने चाहिए। ओके, तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है इसका। चलो नेक्स्ट, ये 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाइंडिंग ऑफ अ ग्लूकागॉन टू इट्स रिसेप्टर रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सेकंड मैसेंजर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड मैसेंजर इज जनरेटेड इन दिस केस। दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर दो। पहले फर्स्ट वाले का देना। मैम फर्स्ट का सीएमपी। फर्स्ट का CAMP, CMP. सेकंड का ए है प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज से। अरे A option. क्या बात है। रुको, हाँ क्या होगा इसका? सीएमपी एंड प्रोटीन काइनेज। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. मैम स्क्रीन चला गई। हाँ, ma'am. यस मैम। आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ देखो, इसका आंसर होगा CAMP और इसका होगा PKA। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? No, ma'am. चलो फिर आगे चलो, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलो। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज। भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसे GPR सिग्नलिंग चलेगी, ठीक है। अब हमें ये भी तो देखना है कि कैसे उसे रोका जाए, ठीक है, टर्मिनेशन कैसे होगा उसका। तो उसके लिए 5 है, ठीक है, 5 अप्रोचेस है। ये डिसेंसिटाइजेशन, ये CSIR में मोस्टली पूछा जाता है। ये आपके लिए मेन ये 4 है, ठीक है। अब देखना, पहला है लाइगेंड। तो देखो फर्स्ट अप्रोच क्या है हमारा, लाइगेंड। अब एक बात बताओ, अगर क्या यहाँ पर अगर लाइगेंड ही नहीं होगा तो क्या ये सिग्नलिंग रन करेगी? बताओ। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है कि लाइगेंड का एब्सेंट होना। फर्स्ट अप्रोच क्या है? लाइगेंड का एब्सेंट होना। अगर लाइगेंड ही नहीं होगा तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होंगे, जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगी, सेकेंडरी मैसेंजर नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है? लाइगेंड का एब्सेंट होना। सब बच्चों को फर्स्ट अप्रोच समझ आई? सेकंड अप्रोच है हमारी GTPase एक्शन। ध्यान से समझना इसको। देखो, अच्छा पहले तो मुझे मेरे लाल हो, मेरी नीले तीनों, ये बताओ कि GTPase कहाँ प्रेजेंट होता है? सुबह मैंने बताया था मैम G अल्फा पे। वेरी गुड प्रतिभा, G अल्फा पर।
याद आया सबको? जी अल्फा पर जी, मैं बता रही हूँ, अगर सुबह की क्लास नहीं पढ़ के आओगे बहुत पीटूंगी। जी अल्फा पर जीटीपीएस एक्शन, जीटीपीएस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट थी, ठीक है। और जीटीपीएस का क्या रोल था? जीटीपी को जीडीपी में बनाना, हाइड्रोलाइज करना, ठीक है। यस मैम। तो देखो, अब ध्यान से सुनना, मैं इसको ध्यान से समझा रही हूँ, बहुत इजीली तुम लोगों को समझ में भी आएगा ये। देखो, सपोज करो यहाँ पर आपका लाइगेंड आ गया, ठीक है, ये लाइगेंड है, ठीक है। अब लाइगेंड आ गया, रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज हो गया, रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज होगा तो L3 लूप कांटेक्ट करेगा जी अल्फा से, जी अल्फा से कांटेक्ट करने के बाद जीडीपी जीटीपी में एक्सचेंज होगा, और यहाँ पर जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है, हमें एडिनाइलिन साइक्लेज लेके चल रहे हैं, तो जी अल्फा क्या करेगा? जीटीपी बाउंड है और इफेक्टर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट करेगा, ठीक है। ये सिग्नलिंग नॉर्मली रन करेगी, लेकिन जी अल्फा में एक प्रॉपर्टी होती है, वो है जीटीपीएज एक्शन की। जी अल्फा में क्या प्रॉपर्टी होती है? जीटीपीएज एक्शन की, जो क्या करेगा? जीटीपी को जीडीपी में एक्सचेंज करेगा। अब आपको ये सोचना चाहिए था कि ये प्रॉपर्टी एक्टिवेट क्यों नहीं हुई, ठीक है, जो कि आपने नहीं सोचा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए, ये इस प्रॉपर्टी को मीन जीटीपीएस एक्शन को एक्टिवेट होने के लिए एटलीस्ट 1 मिनट लगता है, कम से कम 1 मिनट लगता है जीटीपीएस को एक्टिवेट होने के लिए, एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट लगता ही लगता है इस जीटीपीएस की प्रॉपर्टी को एक्टिवेट होने के लिए। तो जब ये 1 मिनट बाद एक्टिवेट होगी, तब ये जीटीपीएस अपना काम करेगा। और यहाँ पर एक एंजाइम होता है, गैप जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? जिसकी वजह से जीटीपीएस अपने आप को एक्टिवेट करता है और जीटीपी जो है जीडीपी में रिटर्न बैक आ जाता है, और ये सिग्नलिंग टर्मिनेट होती है। समझ आया मैंने क्या कहा? दोबारा बोलूं? देखो, सुनो मेरी बात। देखो, जी अल्फा में हमें पता है जीटीपीएस एक्शन है, ठीक है। जीटीपीएस एक्शन कम से कम 1 मिनट लगेगा इस जीटीपीएस एक्शन को एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है। तब तक क्या होगा? उस 1 मिनट में जितने भी एटीपी हैं वो सीएमपी में कन्वर्ट होने की पूरी कोशिश करेंगे। एटीपी क्या होंगे? सीएमपी में कन्वर्ट होंगे, और आपका जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है इस यहाँ पर प्रेजेंट होता है जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जिसे आप जानते हैं गैप के नेम से। जीटीपीएस लिख देती हूँ, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। अब ये जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन क्या करेगा? जीटीपीएस को एक्टिवेट करेगा, नाम ही है जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, तो ये जीटीपीएस को एक्टिवेट करेगा। जीटीपीएस जैसे ही एक्टिवेट होगा, वो क्या करेगा? जीटीपी को जीडीपी में एक्सचेंज करेगा। अब जी अल्फा जीटीपी बाउंड था, ध्यान से देखना, जी अल्फा क्या था? जीटीपी बाउंड था, लेकिन जैसे ही जीटीपीएस की प्रॉपर्टी एक्टिवेट हुई, उसने क्या किया? जीटीपी को जीडीपी में एक्सचेंज कर दिया। तो जी अल्फा क्या हो गया? जीडीपी बाउंड हो गया। और अगर जी अल्फा जीडीपी बाउंड हो जाएगा तो वो इनएक्टिव नहीं हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा ना। तो इस तरीके से टर्मिनेशन होता है। समझ आया सेकंड अप्रोच? यस मैम। सबको समझ आया ना? सब लोग बताओ हाँ या ना में। यस मैम। मैम ये इनएक्टिवेट कैसे होगा? मतलब वो वापस से जाके एसोसिएट हो जाएगा जी सब यूनिट हाँ से? वापस, हाँ ये टर्मिनेशन यहीं रुक जाएगा। देखो, जी अल्फा जब इंटरेक्शन कर रहा है इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ, तभी एडिनाइलिन साइक्लेज एक्टिवेट हुआ है। जब ये जी अल्फा इससे डिसोसिएट हो जाएगा तो एडिनाइलिन साइक्लेज भी स्टॉप हो जाएगा। बात समझ आई? मैम जीएपी कहाँ प्रेजेंट है? क्या कह रहे हो? जीएपी का जीएपी यहीं पे प्रेजेंट होता है, इस मेम्ब्रेन बाउंड में, यहाँ मेम्ब्रेन पे बाउंड रहता है। सबको, किसी को कोई डाउट? चलो थर्ड अप्रोच की तरफ चलते हैं। थर्ड अप्रोच क्या है हमारी? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। थर्ड अप्रोच क्या है हमारी? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, पीडीई। अब ध्यान से इसको समझना। देखो, नॉर्मली सिग्नलिंग रन कर रही है, लाइगेंड है,
ठीक है, नॉर्मली सिग्नलिंग रन करिए CMP PKA। साइटोसोल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है, साइटोसोल में आपका एक एंजाइम प्रेजेंट है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। अब क्या होता है, PKA क्या है, किस तरीके का काइनेज है मेरे बच्चों, जरा बताना। सेरिन थ्रेओनिन। सेरीन थ्रेओनिन एग्जैक्टली, सेरीन थ्रेओनिन काइनेज है, ठीक है। तो PKA क्या करेगा, एक काइनेज है, तो देखो ध्यान से सुनो, PDE साइटोसोल में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्या बोला मैंने, PDE फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम साइटोसोल में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन PKA क्या करेगा, जब CMP ने PKA को एक्टिवेट किया तो PKA PDE को फॉस्फोराइलेट कर देगा। PKA क्या करेगा, PDE को फॉस्फोराइलेट कर देगा, और जैसे ही फॉस्फोराइलेट करेगा PDE एक्टिवेट हो जाएगा। PDE क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और PDE का क्या रोल होता है, CAMP को, जो आपका सेकेंडरी मैसेंजर है CMP, इसे किस में कन्वर्ट करेगा, 5 प्राइम AMP, या आप कह लो CGMP को 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट करता है। तो ये एक तरीके से क्या है, टर्मिनेशन करेगा, क्योंकि CMP को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 5 प्राइम AMP में। अब जब CMP ही नहीं होंगे तो क्या PKA दोबारा एक्टिवेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बात समझ आई, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखो सुनो मेरी बात। नॉर्मली सिग्नलिंग रन कर रही है, PKA आपका PKA है, वो क्या करता है, साइटोसोल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में PDE फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है, वो इनएक्टिव है, लेकिन प्रोटीन काइनेज A क्या करेगा, इस PDE को फॉस्फोराइलेट कर देगा। जैसे ही PDE को फॉस्फोराइलेट करेगा, PDE क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और PDE अगर एक्टिवेट हो गई तो वो क्या करेगी, CMP पर एक्ट करेगी, इस पर डायरेक्ट एक्शन लेगी CAMP पर, सेकेंडरी मैसेंजर पर, और क्या करेगी, CMP को 5 प्राइम AMP में कन्वर्ट करेगी। अब जब सेकेंडरी मैसेंजर ही नहीं है तो क्या आगे सिग्नलिंग रन कर पाएगी, सबको समझ आई ये बात, नो मैम, क्या समझ नहीं आई, आ गया मैम। बताओ किसी और को कोई डाउट, किसी को भी, सबको आगे समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। Yes, ma'am. अगर ये, हाँ, अगर यहाँ पर CGMP होता तो PKG ऑब्वियसली CGMP को 5 प्राइम GMP में कन्वर्ट करता, ठीक है। चलो फोर्थ अप्रोच की तरफ चलते हैं हम, ध्यान से देखना। फोर्थ अप्रोच, फोर्थ है फॉस्फेटेस। फॉस्फेटेस का आई थिंक सबको रोल पता है। फॉस्फेटेस क्या करता है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेटेस बेसिकली साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, फॉस्फेटेस एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराएगा। तो जो साइटोसोलिक प्रोटीन पर फॉस्फेट ग्रुप, साइटोसोल भाई PKA ने क्या किया, साइटोसोलिक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया, ठीक है, तो फॉस्फेटेस एंजाइम क्या करेगा, इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराएगा। समझ आया, चौथी वाली टर्मिनेशन अप्रोच समझ आई। साइटोसोल में जो प्रोटीन्स आपके फॉस्फोराइलेट की हैं PKA ने, उन्हें फॉस्फेटेस एंजाइम उन फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, और फॉस्फेट ग्रुप अगर रिमूव हो गया तो ये साइटोसोलिक प्रोटीन क्या हो गई, अगेन इनएक्टिव हो गई। बताओ समझ आया या नहीं। मैम लास्ट वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो, फॉस्फेट, देखो ध्यान से सुन लो, देखो काइनेज हमेशा फॉस्फोराइलेशन करता है और फॉस्फेटेस हमेशा फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। तो फॉस्फेटेस जो साइट, देखो कैटालिटिक सब यूनिट के मैंने 2 चीज बताई थी, न्यूक्लियस में जाकर रोल प्ले करेगा, एज वेल एज साइटोसोलिक प्रोटीन, साइटोसोल में जो प्रोटीन है उन पर भी फॉस्फोराइलेशन कर सकता है। तो जो साइटोसोल में जो प्रोटीन्स हैं, फॉस्फेटेस उन्हें क्या करेगा, उन प्रोटीन पर से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कराएगा, और जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया तो ये प्रोटीन्स इनएक्टिव नहीं हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगी ना। तो ये इस तरीके से टर्मिनेशन अप्रोच है, ये फोर्थ टर्मिनेशन अप्रोच है। भाई जब साइटोसोलिक प्रोटीन ही इनएक्टिवेट हो गई तो वो रिस्पॉन्स किसे देगी, बात समझ आई। यस मैम। चलो अब, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा ऐसा कि कैफीन लेने से नींद नहीं आती,
सुना है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. सब नहीं सुना होगा ऑब्वियसली ना। तो देखो मैं ये आई थिंक मैंने लेनिंगर में कभी किसी जमाने में लाइन पढ़ी थी, मिथाइल ज़ैंथीन, मैं लिखवा देती हूँ, मिथाइल ज़ैंथीन। तो जितना मुझे याद है लेनिंगर में ही है, तो बहुत सालों पहले पढ़ी है। सच एस कैफीन, कैफीन एंड थियोफाइलिन। inhibit the phosphodiesterase। बताओ समझ पा रहे हो इस लाइन को? मिथाइल ज़ैंथीन सच एज कैफीन एंड थियोफाइलिन इनहिबिट द फॉस्फोडाइएस्टरेज। अब देखो पीडीई ही अगर इनहिबिट कर दिया गया तो वो सीएमपी को नहीं रोक पाएगा, समझ रहे हो? पीडीई अगर आप इनहिबिट कर रहे हैं तो पीडीई क्या कर रहा था? पीडीई का रोल याद करो, पीडीई क्या कर रहा था? सीएएमपी को 5 प्राइम एएमपी में कन्वर्ट कर रहा था, या सीजीएमपी को 5 प्राइम जीएमपी में कर। तो पीडीई अगर आप इनहिबिट कर देंगे तो ये सीएमपी 5 प्राइम एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सिग्नलिंग रन करती रहेगी। समझ आया? कहाँ गए? किसको कोई दिक्कत है? अरे किस बड़ी मैम फॉस्फेटेज को कैसे पता चलता है कि अब उसको इनहिबिट करना है? जैसे पीके को तो स्टिमुलेट करता है सीएमपी, फॉस्फेटेज को कैसे पता चलता है कि मतलब उसको इनहिबिशन अब करना है? क्योंकि सीएमपी का क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कहीं ना कहीं कर रहा है पीके को, प्रोसीड कर रहा है फर्दर रिएक्शन। लेकिन सर मैम फॉस्फेटेज के केस में उसको कैसे देखो, पता चलता है कि अब उसकी बारी आ गई? हाँ देखो, कोई भी सेल आइसोलेशन में नहीं होता है, हर सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही रहा है, ठीक है? अगर कोई देखो नॉर्मल केस में सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फॉस्फेटेज के पास सिग्नल आते हैं, कोई ना कोई उसको सिग्नल भेजता है कि उसे अपना एक्शन रोल प्ले करना है। जब उसके पास सिग्नल आएगा तभी वो अपना रोल प्ले करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? फॉस्फेटेज क्या है? एक एंजाइम है ना, तो उसे कोई ना कोई सबस्ट्रेट मिलेगा तभी तो वो अपना रोल प्ले करेगा। तो फॉस्फेटेज के पास जब सिग्नल आते हैं कि उसे सिग्नल को जो टर्मिनेशन सिग्नल देना है, तब वो जाके इस पर से फॉस्फेट ग्रुप हटाना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो डिसेंसिटाइजेशन है नहीं तुम लोगों की ना, लेकिन थोड़ा सा समझ लो क्योंकि जैसे तुम लोगों के है नहीं पूछ रहे। देखो डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, तो नॉर्मल सिग्नलिंग दे रखी है कि लाइगेंड आया, जीपीसीआर लाइगेंड, देन जो आपका जी अल्फा के साथ इंटरेक्शन हुआ, जीटीपी आ गया, जीटीपी निकल गया, ये पूरी सिग्नलिंग नॉर्मली दे रखी है। अब देखो ये डिसेंसिटाइजेशन कैसे होता है, ये देखो आपकी दो प्रोटीन्स हैं, एक है जीआरके और एक है पीके। जीआरके क्या हुआ? जी कपल्ड रिसेप्टर काइनेज। जी प्रोटीन, प्रोटीन लेके बीच में, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज, और पीके क्या है? प्रोटीन काइनेज। ये क्या करती हैं बेसिकली, ये आपका जो जीपीसीआर का रिसेप्टर है इसके साइटोसोलिक पार्ट पर फॉस्फोराइलेशन कर देती है। देखो अगर देखना भी चाहो तो रुको, ये देखो दिख रहा है तुम लोगों को, ये फॉस्फोराइलेशन हो रखा है, ये देखो ये फॉस्फोराइलेशन, ये देखो ये फॉस्फोराइलेशन हो रखा है, ठीक है? ये देखो ये फॉस्फोराइलेशन हो रखा है। तो जीआरके और पीके क्या करती हैं? ये फॉस्फोराइलेशन कर देती है, ठीक है? किस पे फॉस्फोराइलेशन करती हैं? जो जीपीसीआर का सी टर्मिनल होता है उस पर फॉस्फोराइलेशन कर देती है। एज वेल एज ये बीटा अरेस्टिन, बीटा अरेस्टिन आपकी प्रोटीन होती है, इस पे भी ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहती है। तो जीआरके और पीके क्या करती हैं? बीटा अरेस्टिन को भी फॉस्फोराइलेट कर देती है। तो जैसे ही इस पे फॉस्फोराइलेशन होता है और बीटा अरेस्टिन पे फॉस्फोराइलेशन होता है, तो बीटा अरेस्टिन क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है। अब बीटा अरेस्टिन देखो दो तरीके से काम कर सकती है, या तो डीफॉस्फोराइलेशन कर सकती है, ठीक है? डीफॉस्फोराइलेशन करेगी, देखो जब ये इस पे फॉस्फोराइलेशन हो गया और देन डीफॉस्फोराइलेशन होता है तो ये सिग्नल टर्मिनेट हो गया, ठीक है? अदरवाइज क्या कर सकती है? ये जीपीसीआर का जो रिसेप्टर है उसे डिग्रेड कर सकती है। क्लैथरिन कोटेड पिट में ये रिसेप्टर आ जाएगा और ये जो रिसेप्टर है ये क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विटिनेशन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो मेरी बात।
डिसेंसिटाइजेशन मतलब होता है अनकपलिंग करना, ठीक है। ध्यान से सुनो ये किस तरीके से काम करता है। GRK और PK, GRK एंड PK, ये बेसिकली ये काइनेज है। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज और PK इज व्हाट, प्रोटीन काइनेज। काइनेज है तो फॉस्फोराइलेशन करेंगे, तो ये फॉस्फोराइलेशन करते हैं GPCR का जो C टर्मिनल, जो GPCR का जो रिसेप्टर है उसके C टर्मिनल पर फॉस्फोराइलेशन करते हैं, ठीक है। एज वेल एज ए बीटा अरेस्टिन जो प्रोटीन है उस पर फॉस्फोराइलेशन करती है। बीटा अरेस्टिन प्रोटीन क्या है, एक्टिवेट हो गई। जब बीटा अरेस्टिन प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो वो देखेगी कि इस पर क्या हो रखा है, फॉस्फोराइलेशन हो रखा है। क्या देखेगी, वो रिकॉग्नाइज करेगी कि जो GPCR का रिसेप्टर है उस पर फॉस्फोराइलेशन हो रखा है। जैसे ही उसने रिकॉग्नाइज किया कि फॉस्फोराइलेशन हो रखा है, अब वो दो अप्रोच यूज कर सकती है, या तो डीफॉस्फोराइलेशन कर सकती है और रिसेप्टर को दोबारा से मेम्ब्रेन पर भेज सकती है, या फिर वो डिग्रेडेशन करेगी और डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ यूबिक्विटिनेशन डिग्रेड कर देगी और ये रिसेप्टर डिग्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अप्रोच, ये जो है टर्मिनेशन होता है सिग्नल का। बताओ समझ आया? डिसेंसिटाइजेशन एज सच है नहीं तुम लोगों के सिलेबस में, पर बेटर है कि पढ़ लो। कहाँ गए Yes, ma'am. बच्चों और लोग भाई, और सबको समझ आया? प्रतिभा, हीरा, फातिमा, यस मैम आ गया। सृष्टि, ऋतिक, शिवजी, बाकी सबको समझ आया? यस मैम। चलो आगे चले। सबको सारी अप्रोचेस में किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लाइगेंड देखो, मैं एक बार जस्ट समराइज कर देती हूँ। लाइगेंड में अगर लाइगेंड प्रेजेंट है तो ही सिग्नलिंग चलेगी, अगर नहीं है तो क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इज व्हाट, GTPase एक्शन। GTP याद रखना, अगर किसी ने कभी गलत कर दिया ना, बहुत दो के मारूंगी। ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर का रोल होता है GDP को GTP में एक्सचेंज करना, फॉस्फोराइलेशन नहीं करना, एक्सचेंज करना। GDP एक्सचेंज हो जाएगा GTP से, जबकि GTPase का क्या रोल होता है, GTP को GDP में एक्सचेंज करना, ठीक है। इसको हाइड्रोलाइसिस कहा देता है। GTP GDP में हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, वो क्या करता है आपका, वो CAMP को 5' AMP में कन्वर्ट करता है। TDE एक्टिव साइटोसोल में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जब PKA आएगा वो PDE को फॉस्फोराइलेट करेगा और CMP को 5' AMP में कन्वर्ट करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें फॉस्फाटेस की, फॉस्फाटेस क्या करेगा, आपके फॉस्फेट ग्रुप को, जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स हैं उनके फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। और डिसेंसिटाइजेशन हमने देखा कि जो GRK और PK हैं वो क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेट करेंगे किसको, बीटा अरेस्टिन को, एज वेल एज आपके GPCR के रिसेप्टर को, ठीक है। जब ये दोनों फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे तो बीटा अरेस्टिन एक्टिवेट हो जाएगी। बीटा अरेस्टिन एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है, वो रिकॉग्नाइज करती है कि GPCR का पे फॉस्फोराइलेशन हो रखा है, तो वो दो अप्रोचेस यूज कर सकती है, या तो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाए, ठीक है, या फिर वो यूबिक्विटिनेशन कर दे उस रिसेप्टर का। तो इस तरीके से टर्मिनेशन होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे चले क्वेश्चन पर, चलो आ जाओ। PBT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। GTP binding proteins are active in GTP bound form. Which of the following protein converts the GTP bound form to DB bound form? GTPase activating protein. Option 2. सबको 2 ही लग रहा है ना? GTPase activating protein. Yes, ma'am. Yes. Yes ma'am. GTPase activating protein जो क्या करेगा, GTP को GDP में एक्सचेंज करेगा, मींस हाइड्रोलाइसिस कराएगा, एक्सचेंज ही नहीं हाइड्रोलाइसिस कराएगा, ठीक है। GTP की हाइड्रोलाइसिस करेगा GDP में, ओके। तो क्या है करेक्ट आंसर, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2014 का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। मैच द फॉलोइंग है, सिंपली आपको मैच करना है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। अब भाई RTK नहीं पढ़ा लेकिन बाकी के तो पढ़े हैं, इन दोनों को हटाओ, बाकी इन दोनों से मैच करो। CGMP और गैप,
मैम डी। डी। अच्छा, यस मैम डी। सबको डी लग Yes, रहा ma'am, है? D. देखो CGMP, साइक्लिक GMP, बेसिकली ये क्या है, इसका रिसेप्टर है ग्वानिल साइक्लेज का। भाई ग्वानिल साइक्लेज क्या करता है आपका, GC, GTP को CGMP में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें गैप, GTP इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है G प्रोटीन्स को। कैसे इनएक्टिवेट करेगा, GTP को हाइड्रोलाइसिस करेगा GDP में, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट, यहीं से निकल रहा है, Q का 4 R का 1। ओके, नेक्स्ट बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट 2016 का क्वेश्चन। Which one of the following statement regarding G protein is incorrect? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चारों स्टेटमेंट पढ़ो और फिर ध्यान से आंसर देना।